अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हिंदी शोभा अकादमी। हम उपस्थित हैं यूजीसी नेट परीक्षा विशेष जो नेट जेआरएफ की लगी हुई है, उसके अंतर्गत इकाई 8 बचा है। इससे पहले हम इकाई 6, इकाई 7 यानी 6 यानी उपन्यास का फास्ट रिवीजन और इकाई 7 का 2 भागों में हमने सारी 21 कहानियों का फास्ट रिवीजन देख चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं नाटकों का फास्ट रिवीजन। इस नाटक में एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनके कथन बहुत पूछे जाते हैं, तो हम कथन देखेंगे, इसके वर्ण विषय देखेंगे और महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। देखिए, यहाँ आपको भी पता है कि नाटक से सागर से गागर देना है आपको, तो मैं वही सागर से गागर निकाल के देने की कोशिश करूँगा। और मैं बाकी ये जो नाटक है ना, एक एक नाटक पे 3 से 5 घंटे तक की वीडियो भी पूरी नहीं पड़ने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे नाटक हैं, चंद्रगुप्त बड़ा नाटक है, स्कंदगुप्त बड़ा नाटक है, 3 घंटे कम से कम वीडियो जो है भारत दुर्दशा 2 से 3 घंटे की, 2 से 3 घंटे पे जो है अंधेर नगरी का वीडियो, 3 से प्लस में अंधेर नगरी जाए, क्योंकि एक एक बहुत अच्छा कथानक है सारे का वर्णन करने में। तो इसको हम उसमें देखेंगे जब सिलेबस का अध्ययन गहनता से करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं अंधेर नगरी से। ये हम आपके जानकारी के लिए कि फास्ट रिवीजन ही क्लास है और इसमें जो हमें समझ में आया कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मैंने जो नेट जेआरएफ पास करने में आपके लिए मेहनत की अपने लिए, वो आपको अनुभव साझा करेंगे आपके साथ। तो आइए हम देखते हैं नाटक में अंधेर नगरी से प्रारंभ करते हैं। और अंधेर नगरी नाटक, जैसा कि आप जानते हैं कि जब अंधेर नगरी लिखा गया समय था 1881। उस समय देश सामंत, देश अंग्रेज, इन दो ऐसी व्यवस्था, सामंतवाद और अंग्रेजों से इतना त्रस्त था कि जो जागरूक वर्ग के कवि थे, जो एक नए तत्कालीन मुद्दों पे रचना लिखते थे, उसमें से भारतेंदु जी थे। और भारतेंदु जी ने उस समय बिहार का एक रजवाड़ा था, उसकी और अंग्रेजों की नीतियों पे आधारित अंधेर नगरी लिखा। अंधेर नगरी में जो नीतियां हैं वो अंग्रेजों की हैं और जो राजा है ना, वो बिहार का एक रजवाड़े परिवार को उन्होंने आधार बना के लिखा। तो आइए यहीं से हम प्रारंभ करते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका नाम है, जानते ही हैं। तो भारतेंदु का जन्म कब हुआ? 1850 में, ठीक है, बनारस में हुआ। ये बताने की जरूरत ही नहीं इतना। इनकी आई रचना अंधेर नगरी। कौन सी आई? अंधेर नगरी। कब आई? 1881 में, ठीक है। इसका सबसे पहले ये लिखना है कि प्रहसन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये प्रहसन है, ठीक है। और वो क्या है? भारत दुर्दशा रासक है। ये सब नाटक के प्रकार हैं, आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। पहली बात तो हमें इसके बारे में जानना है कि भारतेंदु का जो ये अंधेर नगरी है, ये 1881 में आई, प्रहसन श्रेणी का नाटक है। ये लिख लीजिए, प्रहसन श्रेणी, ठीक है। ये नाटकों की श्रेणी है, नाटकों का प्रकार है। अब हमें ये देखना है इसके बारे में। सबसे पहली बात कि ये नाटक जो है, इस यही ना मौलिक भी लिख लीजिए, सीधा काम ही खत्म। मौलिक प्रहसन श्रेणी आपको पता ही है, तो मौलिक प्रहसन लिखिए तो आप एक लाइन बच जाएगी मुझे लिखने से। मौलिक प्रहसन, प्रहसन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नाटक का प्रकार है, श्रेणी है। अब मौलिक प्रहसन हो गया। अब हम देखेंगे इसके बारे में एक बहुत बढ़िया बात कि 1881, अब लिखिए कि अंग्रेजी सरकार की नीति व अंग्रेजी सरकार की नीति व बिहार के एक राजा के रजवाड़ा था, तो वहाँ का ये स्थिति के टारगेट किया गया। तो राजा के आधार पर लिखा गया, ठीक है। ये सुपर मोस्ट बात है। आधार क्या है? देखो, हमें सबसे बड़ी बात ये जाननी है कि
कोई भी नाटक अगर तत्कालीन परिस्थितियों में लिखा तो उस समय की क्या परिस्थिति से समझना जरूरी था। देश गुलाम था, अंग्रेजों के अत्याचार से, नीतियों से लगातार देश परेशान था। प्रथम जो है स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का हो चुका था और सामंतवाद भी, अंग्रेजों की गुलामी जितने सामंत राजा थे कर रहे थे। उस परिस्थिति में बिहार जो है बनारस के घाट पर लिखा गया ये नाटक आपको अंग्रेजों की नीतियों और बिहार के रजवाड़ों का जो एक सम्मिलित अंधेर नगरी थी, यानी अंधा कानून था, अंधा शासन था, उसी की चर्चा है। एक बात और हमें यहाँ जाननी है कि इसका जो मतलब है ना, ये अंधेर नगरी का मतलब है अंध व्यवस्था का प्रतीक है। अंधेर नगरी का मतलब अंध व्यवस्था, तो सीधा इसे प्रतीक अंध या अंधी व्यवस्था भी कर सकते हैं। तो अंध व्यवस्था का प्रतीक है ये। किसका प्रतीक है? अंध व्यवस्था का। अंध व्यवस्था क्या है? अंध व्यवस्था ये है कि जहाँ के राजा को, जहाँ की जनता में जो कानून चल रहा है सब अंधा हो, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, जो जैसे पा रहा है वैसे कर रहा है, जो जैसा राजा चाह रहा है वैसा हो जा रहा है। मतलब अगर किसी को फांसी दी गई कोतवाल को, तो वो उसकी गर्दन में अगर फिट नहीं हो रहा है तो किसी को फांसी देनी, किसी को भी पकड़ के दे दिया जाए, वो चाहे गोवर्धन दास हो, चाहे जिसका और किसी का गला फिट होता है। ये बात और है कि अंत में राजा का खुद ही फांसी हो जाती है, करवा लेते हैं। तो अंग्रेजी सरकार की नीति व बिहार के एक राजा के आधार पर लिखा गया। दूसरी बात इसमें सबसे मौलिक बात यह है कि ये एक रात में लिखा गया था। ठीक है, यही एक और बात लिखिए, एक रात में लिखा गया। किस में लिखा गया? एक रात में लिखा गया नाटक है ये। अब इसके बारे में एक और हम बढ़िया बात देख लेते हैं कि सर्वप्रथम 1881 में, 1881 ईस्वी है, ये कंफ्यूजन वाला कोई मैटर नहीं, ईस्वी में हिंदू नेशनल थिएटर में अभिनीत हुआ। इसी के लिए लिखा भी गया था, इसी अभिनय के लिए। ठीक है, यही अभिनय करने के लिए लिखा भी गया, नेशनल थिएटर में अभिनीत हुआ। ठीक है, और 1882 में प्रताप नारायण मिश्र के प्रयागों से कानपुर में मंचन हुआ। 1882 में प्रताप नारायण मिश्र के प्रयासों से 1882 में कानपुर में मंचन हुआ। कानपुर में मंचन हुआ। ठीक है, कानपुर में मंचन हुआ। और इसमें ये बात जानने की है कि इसमें कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। ठीक है, यहीं लिख लेते हैं कि अंक बराबर 6 अंक, कुल अंक लिख लें तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुल अंक बराबर 6 अंक। ठीक है, और कौन कौन से अंक हैं? देखो, ये लिख सकते हैं, यहीं आगे लिख सकते हैं, तो इसके आगे डैश लगा के लिख लेते हैं हम कि देखो, प्रथम बाह्य प्रांत। ठीक है, प्रथम अंक कौन सा है? बाह्य प्रांत। दूसरा है बाजार। ठीक है, और तीसरा है जंगल। तीसरा कौन सा है? जंगल।
और चौथा कौन सा है? राज्यसभा। चौथा कौन सा है? राज्यसभा। और पंचम अंक है अरण्य। और षष्ठ अंक है षष्ठम अंक है शमशान। ठीक है, ये अंक पूछे जाते हैं। प्रथम अंक बाह्य प्रांत, दूसरा बाजार, तीसरा जंगल, चौथा राज्यसभा, पांचवा अरण्य और छठवा शमशान। जब तक आप इसको समझिए तब तक मैं आपको इसका बड़े विषय समझाता हूँ। दरअसल इस कहानी का विषय ये है कि एक राजा का वर्णन करना है भारतेंद्र जी को, जो बिल्कुल जिसकी नगरी में, जिसकी सियासत में, जिसके मतलब क्षेत्र में, साम्राज्य में एकदम अंधेर नगरी छाई हुई है। टके शेर भाजी टके शेर खाजा, मतलब सब एक ही दाम मिल रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। खाजा मिठाई होती है, टके शेर भाजी क्या सब्जी होती है, टके शेर। तब 1 टका 1 शेर, 1 टका 1 शेर खाजा, ये कह रहे हैं। ठीक है, ये है सामाजिक परिदृश्य बाजार का। गोवर्धन दास, उनके शिष्य जो है गुरु जी रहते हैं, महंत जी, उनके 2 शिष्य नारायण दास, गोवर्धन दास, दोनों जाते हैं। तो उसमें से गोवर्धन दास बहुत लालची और खब्बू आदमी था। तो जब वहाँ पहुँचते हैं अंधेर नगरी में, तो वहीं पे वो सब खाने पीने का बहुत सस्ता था, टके शेर, तो वो लालच में पड़ जाते। लेकिन गुरुजी बहुत पढ़े लिखे समझदार विद्वान व्यक्ति, वो कहते कि यहाँ बहुत खतरा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, जहाँ कोई मतलब नियम कानून ही नहीं, वहाँ तो कभी कुछ भी हो सकता है। वो चले जाते हैं और गोवर्धन दास को भी ले जाते, लेकिन वो लालच में रुक जाता है, मांग के खाता रहता है। ठीक है, नारायण दास भी उनके साथ चला जाता है, गोवर्धन दास अकेले बसता है। कहानी आगे बढ़ती है, एक नाटक। उसके बाद क्या होता है, एक घटना हो जाती है, एक दीवार गिरती है और उसमें जो है एक बकरी मर जाती है। उसमें सबको, मतलब दीवार गिरने वाले को और जो है बनाने वाले को, फिर पानी लाने वाले को, मतलब उस तरह से ठहराते रहा। अंतिम में कोतवाल को दोषी बनाया जाता है और उसको फांसी दे दी जाती है। अब कोतवाल को फांसी दे दी गई दीवार गिरने के लिए। फिर क्या होता है कि जब कोतवाल को फांसी दी जाती तो उनका गर्दन जो है फांसी नहीं पड़ता। जब उनको फांसी की सजा दी जाती है तो उनकी गर्दन नहीं आती। अब ये राज्य में आदेश किया है, जिसकी गर्दन उस फंदे में आ जाए उसको लाके फांसी दिया जाए। गोवर्धन दास मिल जाते, उनकी गर्दन आ जाती। अब गुरुजी उनसे कह के गए रहते हैं कि हमको याद करना, जब आप फंसो याद करते हैं गुरुजी। गुरुजी प्रकट होते हैं, आते हैं। उसके बाद वो किसी तरह अपनी विद्वता लगा के उनको बचाते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि ऐसा क्षण है कि इस समय जो फांसी लेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, और राजा खुद अपने आप को फांसी लगवा लेता है। तो ये है अंधेर नगरी की कहानी शार्ट में। अब हम आगे देख रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर हम देखेंगे इसके पात्र और कुछ महत्वपूर्ण, और क्या है पात्र इसमें देखेंगे। जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कथानक आते हैं उनको हम देखते जाएंगे। ठीक है, इसमें किस व्यवस्था पे है, तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर हम इसके बाद लिखते हैं इसके पात्र। एक इसमें बहुत प्रसिद्ध है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति हैं, ये पूछी भी जाती है, तो इसको याद रखिए। और ये कहानी वाकई अंधेर नगरी आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। कोई राजा इस तरह का अंधा कैसे, और सबसे रोचक बात ये कि ये किसी एक सामंत को टारगेट करके लिखा गया आधार पे। सोचो वहां क्या स्थिति रही होगी। तो पात्र इसमें एक तो अंधेर नगरी है। ठीक है, तो अंधेर नगरी किसकी प्रतीक है? अंधेर
नगरी, वो प्रतीक किसकी है, ये देख लीजिए, अंध व्यवस्था की प्रतीक मान लीजिए आप, प्रशासन की, शासन की, ठीक है। दूसरा चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। चौपट राजा विवेकहीन, ठीक है, विवेकहीन रहता है, और विवेकहीन भाई, और न्याय दृष्टि का अभाव, न्याय दृष्टि का अभाव रहता है। मतलब जब विवेक ही नहीं तो न्याय दृष्टि क्या होगी, एक ही शब्द सबको बर्बाद कर दे रहा, मतलब सब समझ में आ जा रहा है। तो ठीक है, चौपट हैं, राजा हो गए। तीसरे नंबर पे एक महंत जी हो गए, जो सबसे समझदार व्यक्ति थे, महंत जी, ठीक है। महंत जी जो है ज्ञानी दूरदर्शी थे, जो समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ खतरा है, ठीक है, ज्ञानी दूरदर्शी। अब अगले नंबर पे हम देख रहे हैं दो शिष्य। एक तो नारायण दास, बहुत सीधा साधा, इनसे कोई लेना देना नहीं था, ये गुरु जी के साथ रहते थे। एक इसमें से पूछा जाता है कौन लालची था, तो गोवर्धन दास, गोवर्धन दास, गोवर्धन दास इसमें लालची और पेटू शासक, मतलब पेटू शिष्य था इनका। तो लालची या खब्बू, पेट्टू का मतलब खब्बू, खाने में तेज, तो पेटू या खब्बू कह सकते हैं, ठीक है, खाने में तेज। तो ये कैसा पात्र था, लालची खब्बू था। इसी तरह इसमें फिर और में देख सकते हैं, जैसे इसमें इधर और देख लीजिए, जैसे बकरी हो गई, ठीक है। बकरी एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, जो मतलब एकदम निरीह प्राणी का प्रतीक है, निरीह प्राणी का, ठीक है, जिसकी कोई गलती नहीं है। और वो दीवार के मतलब बनवाने के कारण जो है, मतलब गलती से या इन लोगों की लापरवाही से, अब अंधेर नगरी जानते हैं कितना करप्शन होगा, तो ये निरीह प्राणी का जो है प्रतीक है, और बकरी। इसके बाद फरियादी, तो फरियादी जो है एक रहता है, उसको कोई समझने की जरूरत नहीं है, न्याय मांगने वाला। इस तरह से फिर कल्लू बनिया और मंत्री, कारीगर, चुकने सब है, ठीक है। एक और लिख ही लीजिए, कल्लू बनिया इंपॉर्टेंट लग रहा है, कल्लू बनिया और कोतवाल, ठीक है। एक कल्लू बनिया हो गए, 5 6 कल्लू बनिया, 7 5 हाँ 6 7 बनिया, और कोतवाल एक 8 नंबर पे लीजिए। तो ये इतने पात्र हैं इसके। इसके बाद इसके अतिरिक्त, इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके अतिरिक्त इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं। बस इसमें एक ये याद रखिए कि एक है कि राम कहो राम कहो राम, राम के भजे से गणिका तर जाई, राम के भजे से गीध गति पाई, राम कहो राम कहो राम कहो भाई। एक ये है, और एक वो आप जानते हैं कि क्या कहते हैं कि अंधेर नगरी और चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये 2 पंक्ति बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है। अंधेर नगरी चौपट राजा भी मिलता है, अनबूझ राजा भी मिलता है कुछ जगह, ठीक है, तो दोनों। और चना हाकिम जो खा जाते, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, चना जोर गरम, तो चना जोर गरम भी इसमें एक है। तो बस इस तरह से पंक्तियां हैं इसमें, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां जिसमें अच्छी आएंगी। जैसे हम जो है चंद्रगुप्त देखेंगे, स्कंदगुप्त देखेंगे, उसमें महत्वपूर्ण पंक्तियों को हम देखते चलेंगे, जो संभव होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। चलिए हम अगले नाटक की तरफ बढ़ते हैं, और अगला नाटक है। अच्छा, एक बात ये ध्यान लेना है कि यूजीसी प्लस हायर दोनों में लगा है, तो फिलहाल तो अभी हम हायर के लिए और गहनता से देखेंगे, इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो यूजीसी प्लस हायर दोनों में है, ठीक है, यूजीसी प्लस हायर में, ठीक है। हायर का मतलब यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, HESC। चलिए अगला हम भारतीय का नाटक देखने जा रहे हैं, भारत दुर्दशा।
ये बहुत भारतेंद्र जी ने, बस एक बात मैं आपको बताऊंगा इस उपन्यास का, ना तो इस नाटक का, ना तो मैं आपको वर्ण विषय बताऊंगा ना कुछ, बस एक बात बताऊंगा इसका उद्देश्य, और वो उद्देश्य क्या था भारतेंद्र जी का भारत दुर्दशा लिखने का। फर्स्ट डिवीजन में वही बात समझिए जो समझने योग्य है। भारत दुर्दशा लिखने में भारतेंद्र जी का केवल एक उद्देश्य था, भारत दुर्दशा, पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। दुर्दशा ये कब आया? 1880 में, ठीक है। ये क्या इसका रूप है? रासक है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र का दूसरा नाटक, और वो है नाट्य रासक। अब नाटक है तो नाट्य रासक होगा ही। अच्छा, इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे क्या, एक तो रासक हो गया, दूसरा ये दुखांत नाटक इसे, अच्छा इसको अभी हम तथ्य में लिखाते हैं कि किसने दुखांत माना और किसने जो है वो माना। दूसरा इसके बारे में एक ये लिख लीजिए कि प्रतीकात्मक नाटक है, इसमें आधे से ज़्यादा पात्र प्रतीक वाले हैं, ठीक है। प्रतीकात्मक नाटक, प्रतीकात्मक नाटक है, ठीक है। अब एक बात ये लिखिए कि गुलाब राय ने दुखांत नाटक माना, ठीक है। गुलाब राय ने क्या माना? दुखांत नाटक। दुखांत नाटक किसने माना? गुलाब राय ने। और बच्चन सिंह ने क्या माना? सुखांत नाटक। बच्चन सिंह ने क्या माना? सुखांत नाटक। सुखांत नाटक किसने माना? बच्चन सिंह ने, ठीक है। ये दो बात जाननी बहुत जरूरी है, सुपर मोस्ट। अब इसमें एक बात तो ये कि राष्ट्रीय चेतना का स्वर बहुत तगड़ा है इसमें। कैसे? राष्ट्रीय चेतना का स्वर बहुत जोर से है। कैसे जोर से है? इसमें ना भारतेंद्र का उद्देश्य इस नाटक में भारत की दिशाहीन, इस नाटक में भारत की दिशाहीन एवं पतित दशा, इस नाटक में भारत की दिशाहीन एवं पतित दशा और उसके प्राचीन गौरव का, और उसके प्राचीन गौरव का, और उसके प्राचीन गौरव का चित्रण करना भारतेंद्र का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ये सुपर मोस्ट बात है, सारी सुपर मोस्ट है, ये भी सुपर मोस्ट है, ये दोनों तो है ही है, ठीक है। इस नाटक में आपको क्या समझना है? भारत की दिशाहीन एवं पतित दशा जो अभी है थी मतलब, और प्राचीन गौरव का चित्रण, ये दो बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? कि भारत की दिशाहीन एवं पतित दशा और उस प्राचीन गौरव का चित्रण, मतलब प्राचीन गौरव का चित्रण किया गया है, लेकिन भारत की जो वर्तमान पतित दशा है उसका भी वर्णन किया गया है। एक सुपर मोस्ट बात और
इसमें भारत के पतन के कारणों में प्रथम स्थान धर्म को दिया गया है। पतन के कारण में प्रथम स्थान धर्म को दिया गया है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राचीन गौरव का चित्रण और भारत की दिशाहीन एवं पतित दशा का चित्रण। दूसरा, इसका धर्म, इसमें भारत के पतन के कारणों में प्रथम स्थान धर्म को दिया गया है। ठीक है, और स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम आगे लिखते हैं। स्क्रीनशॉट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारतेंदु 1850, भारत दुर्दशा 1880 प्रतीकात्मक नाटक है। रासक, इसका नाट्य रासक जो है श्रेणी है। ठीक है, नाटक में। और गुलाब राय दुखांत नाटक है। दुखांत, यहां चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, दुखांत नाटक है। और बच्चन सिंह इसे सुखांत नाटक मानते हैं। इस नाटक में भारत की दिशाहीन एवं पतित दशा और उसके प्राचीन गौरव का चित्रण करना भारतेंदु का मुख्य उद्देश्य था। पतन के कारण में प्रथम स्थान धर्म को दिया गया है। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। आगे हम बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें देखने वाले हैं। भारत, इसके पात्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पात्र बहुत पूछे जाते हैं। किसके पात्र पूछे जाते हैं, किसकी उक्तियां पूछी जाती हैं, ये सब जानना ना भी, ये समझ होनी चाहिए, तभी हम कोई एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। ये हमें समझ ही ना हो कि हमें किस उपन्यास किस दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, तो फिर हमें पढ़ना और समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इस उपन्यास में पात्र बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अभी पात्र देखने से पहले एक दो बात हम और देख लेते हैं। जैसे इसमें भारत दुर्दशा में प्रतीकात्मक पात्रों की सहायता से दुर्दशा के कारणों की खोज की। ठीक है, दुर्दशा के कारणों की खोज की, जिसमें सबसे बड़े कारणों में धर्म, मदिरा, लोभ, अशिक्षा इत्यादि हैं। ठीक है, इत्यादि हैं। कारणों में धर्म, मदिरा, लोभ, अशिक्षा इत्यादि हैं। ठीक है, और इसमें देखते हैं हम पात्र, और पात्र में सबसे महत्वपूर्ण है पहले भारत। कौन सा पात्र? भारत। भारत ना, सबसे बड़ी बात, ये नायक है, नायक है नाटक का, दुर्बल है, और तीसरी बात दिशाहीन है। अब किधर बढ़ना है, क्या करना है, दिशा। भारत किसका प्रतीक है? भारत के लोगों का प्रतीक है। भारत के लोग दिशाहीन हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है इनको समझ ही नहीं है।
ठीक है। और इसीलिए भारतीय जी को ने रेल का डिब्बा कहा है भारतीयों को कि रेल के डिब्बे जिधर जो लोग, ये बस इंजन चाहिए इनको, तो इंजन बनना है भारतीयों को, हम जिधर जाएं उधर दुनिया चले। अतीत गौरवगान बहुत हुआ कि हमारे पीछे, वही बात इसमें कहेगी जो हम लोग सेकंडों में कह रहे हैं तुम्हें क्या पता, हमारे पास हमारे वेद, हमारे यहाँ शास्त्र, हमारे यहाँ, ठीक है, उन्होंने, आपने क्या किया ये समझने की जरूरत है। यही बात यहाँ कही जा रही, हमने क्या किया, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, कितना टैक्स भर रहे हैं, देश के आगे भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं, ये बात हमें समझना है। तो भारत नायक दुर्बल और दिशाहीन है, ठीक है। और भारत दुर्देव, जो भारत के बिल्कुल पीछे पड़ा है। दुर्देव किसका प्रतीक है? भारत दुर्देव अंग्रेजों का प्रतीक है। अंग्रेज हैं जैसे, तो वो अंग्रेज हो सकते हैं, वो सामंत जो देश लूट रहे हैं उनका प्रतीक हो सकता है। तो दुर्दैव हो गए, भारत दुर्दैव। और ये खलनायक है, क्या है? खलनायक है। और एक सबसे बड़ी बात, बहुत शक्तिशाली है, ठीक है, बहुत शक्तिशाली है। क्या है? बहुत शक्तिशाली है। भारत दुर्देव बहुत शक्तिशाली है। अब जो इसमें और तीसरा पात्र सबसे सुपर मोस्ट है तो बहुत सारे। तीसरा है भारत भाग्य। और भारत भाग्य है, भारत भाग्य, एक बात यहाँ ये लिखिए कि इसमें 6 अंक हैं, ठीक है। कितने अंक हैं? 6। अब हम यहाँ देखते हैं कि भारत भाग्य है और भारत को बार बार नींद से जगाने वाला, भारत को बार बार नींद से जगाने वाला, ठीक है। भारत को बार बार, लेकिन क्या होता है? विफल, क्योंकि भारत अंतिम में आगे, भारत भाग्य को बार बार नींद से जगाने वाला भारत, और लेकिन विफल रहता है, ठीक है। ये 3 तो मुख्य पात्र हैं। उसके अतिरिक्त यहां अन्य पात्र देख लीजिए। अन्य पात्र, अन्य पात्र में योगी हो गया, ठीक है। इसमें बहुत सारे अन्य पात्र हैं, ये समझने की जरूरत। जैसे योगी हो गया, निर्लज्जता हो गई, निर्लज्जता, निर्लज्जता। और उसके बाद हो गया आशा हो गई, सत्यानाश फौजदार हो गया, आशा, सत्यानाश फौजदार हो गया, ठीक है। आशा हो गई, सत्यानाश फौजदार हो गया। और फिर डिसलॉयल्टी एक देख लीजिए, एक है डिसलॉयल्टी, डिसलॉयल्टी। तो जैसे निर्लज्जता, सब ये अमूर्त, अंधकार भी एक पात्र है इसमें, तो ये सब अमूर्त पात्र हैं, ठीक है। अंधकार कैसा पात्र है? अमूर्त। ये है, ये है, ये है। अमूर्त मतलब जो प्रतीक हैं सब, ये भी, ये भी, ये सब कैसे पात्र हैं? प्रतीक पात्र हैं। और ये इसमें योगी जो है मानो मूर्त पात्र है, ये प्रतीक नहीं है। लेकिन ये सब क्या है? ये अपनी तरफ से ऐसे मतलब नाटक को लिखने के लिए रख दिए गए हैं, ठीक है। फिर हम ये स्क्रीनशॉट कीजिए और हम आगे देख रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण बातें यही थी, इसके अतिरिक्त हमें कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसमें आप समझ ही गए होंगे कि राष्ट्रीय चेतना का स्वर है, ठीक है। असहनीय अंग्रेजी व्यवस्था का चित्रण है, भारत की सभ्यता का चित्रण है, भारत की दुर्दशा का चित्रण है और देश की समस्त समस्याओं का भी चित्रण है।
तो स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर अगले नंबर पे हम देख रहे हैं अगला नाटक जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है, नाटकों में सबसे इंपॉर्टेंट नाटकों में से एक चंद्रगुप्त। ठीक है, और चंद्रगुप्त नाटक ऐतिहासिक नाटक है। ऐतिहासिक तो है लेकिन काल्पनिक है, मतलब उसका इतिहास से कोई सच्चाई का लेना देना नहीं है। और इसमें जो ऐतिहासिक नाटक है, इसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, अलिछेंद्र जो था तो उसका आक्रमण, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, नंदकुल की पराजय और सिलिकोस का पराभव। तो ये 3 बातें। तो हम देख रहे हैं प्रसाद का नाटक, इनका नाटक है चंद्रगुप्त। और कब आया? आया 1931 में। सुपर मोस्ट नाटक है, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। हम देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त, ठीक है। और अब देखिए इसमें 31 में आया, ये यूजीसी और प्लस हायर दोनों में लगा हुआ है, ठीक है। 31 में आया। इसमें अब देखिए कितने क्या बात महत्वपूर्ण है। पहली बात, यह नाटक ना, इसमें 11 तो गीत हैं, ये बात हम बाद में देखेंगे। पहले इसमें देखिए कुल अंक बराबर 4। कितने? 4। और चारों में कुल दृश्य बराबर 44। कुल दृश्य बराबर 44। इसमें 44 दृश्य है। ये कभी नहीं पूछेगा कि किसमें कितना दृश्य है, भाई मूड हो बहुत। लेकिन जैसे पहले में 11, दूसरे में 10, दूसरे और चौथे में 10 है। पहले में 11, दूसरे और चौथे में 10, तीसरे में 9, इतना है। तो अगर आपको लगे तो भी लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इतना इम्पोर्टेंट होगा। और इसमें जो गीतों की संख्या है बहुत ज़्यादा है। इसमें पात्र, पुरुष पात्र 19 और महिला पात्र 9 हैं, ठीक है। यह नाटक प्रारंभ में कल्याणी परिणय के नाम से लिखा गया था। किस नाम से लिखा गया था? कल्याणी परिणय के नाम से लिखा गया था। ये सुपर मोस्ट बात है। हम आपको जो दे रहे हैं ना, एक एक लाइन, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, लिखा गया है, ठीक है। कल्याणी परिणय के नाम से लिखा गया था, ठीक है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान की कथा है। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। क्योंकि इसकी कथानक बताने में ही 20 मिनट लग जाएगा, तो कथानक नहीं बताएंगे, क्योंकि जल्द जल्द देख लीजिए, कथानक आपको पता भी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य, इसके महत्वपूर्ण तथ्य ही देखना, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान की कथा है इसमें, ठीक है। चंद्रगुप्त किस तरह मगध के साम्राज्य को जो है परास्त करके राजा बनता है, यही कथा इसमें है। उसके बाद जो इसमें बाहरी सिकंदर का आक्रमण होता है, इसको कैसे ध्वस्त करता है, चाणक्य इसकी मदद कैसे करता है, इसके प्रति किसका आकर्षक है, ये किसके प्रति आकर्षित है, चाणक्य किसके प्रति कौन आकर्षित है, इस तरह की चीजें मिलती हैं। और आगे हम देखते हैं, इसमें 3 घटनाएं बहुत महत्व हैं। 3 प्रमुख घटनाएं,
घटनाएं कौन कौन सी हैं? पहला, अलछेंद्र का आक्रमण, ठीक है, अलछेंद्र का आक्रमण, ये पहली सबसे बड़ी घटना है 3 प्रमुख घटनाओं में। दूसरा, नंदकुल का पराजय, ठीक है, नंदकुल की पराजय। और तीसरे नंबर पे सिल्यूकस का पराभव, ठीक है, सिल्यूकस का पराभव। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति रहता है। तो आइए हम देखते हैं अलछेंद्र का आक्रमण, नंद कुल की पराजय, और ये 3 सुपरमोस्ट घटनाएं हैं इस उपन्यास की, इसी पे पूरा आधारित है। इसको सुपरमोस्ट में रखिए एकदम, ये भी सुपरमोस्ट और ये सुपरमोस्ट, ये सब सुपरमोस्ट है। कितना बताएं, सब भी मानिए भाई ये हैं। और ये हो गया। अब आपको ये बताने की मुझे नहीं जरूरत है कि नंद कुल की पराजय में अब हम आपको इस समय ये बताएं। इस समय क्या, मैं बाद में जब विस्तृत लेके आएंगे तो बताएंगे, लेकिन अब ये बताने की घनानंद की किस तरह से पराजय हुई और कितना जो है जिद्दी और रूढ़ शासक था, घमंडी, तो ये सब कहानी हम बाद में देखेंगे। और कल्याणी का क्या हुआ, देवसेना, और इस तरह से हम, ठीक है, कार्नेलिया का जो विवाह हो जाता है। आगे हम देखते हैं कार्नेलिया का विवाह किससे होता है। कार्नेलिया का विवाह होता है चंद्रगुप्त से। तो आइए हम देखते हैं, इसकी महत्वपूर्ण बातें ये हो गई, ठीक है। इसमें एक बात और है कि इसमें राजनीति, जो सबसे बहुत समझने वाली बात है, कि इसमें राजनीति, कूटनीति, कूटनीति, षड्यंत्र, घात, आघात, प्रतिघात, षड्यंत्र, घात, प्रतिघात, षड्यंत्र, ठीक है, घात, प्रतिघात, द्वेष, घृणा, महत्वाकांक्षा, द्वेष, घृणा, महत्वाकांक्षा, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की कहानी, महत्वाकांक्षा, बलिदान व राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र प्रेम की कहानी। ये हो गया इस उपन्यास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण। तो अभी और देखेंगे, इतने में नहीं काम होना है, क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हम देखेंगे, वो कथन। तो अगला चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए कि कुल इसमें अंक 4 हैं, कुल दृश्य 44 है। यह नाटक प्रारंभ में कल्याणी पर्डे के नाम से लिखा गया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान की कथा है। 3 प्रमुख घटनाएं इसमें कौन कौन सी, अलछेंद्र का आक्रमण, नंद कुल की पराजय और सेल्यूकस का पराभव। यही है उपन्यास, यही है नाटक को चंद्रगुप्त, ठीक है। आगे हम देखेंगे, मैं मिटाता हूं, आगे भी हम बहुत सारे, अभी तो पात्र भी देखना है, अभी तो एक तथ्य 2 और देखने हैं। ये उपन्यास कितना भी छोटा करवाएं बहुत हो जाएगा। तो आइए हम देखें आगे इसके बारे में एक और बात कि इसमें
चाणक्य के, सॉरी, इसमें चाणक्य के प्रतिशोध, ठीक है, और विश्वास की कहानी। चाणक्य प्रतिशोध किससे? नंद वंश से। और विश्वास किस पे? विश्वास चंद्रगुप्त पे। विश्वास की कहानी, ये कहानी शब्द सही नहीं, कथा, कथा, ठीक है। इसमें चाणक्य के प्रतिशोध व विश्वास की कथा है, ठीक है। और अब हम देखेंगे इसके पात्र। देखो, इसके पात्र तो बहुत ही अद्भुत हैं, ठीक है। पात्रों में बहुत सारे हैं। देखिए, पात्र हम देखते जाएंगे, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण। 1 नंबर, पहला पात्र हम देखते हैं चाणक्य। और चाणक्य ना प्रतिशोध चाहता था नंदवंश से, तो ये लिख सकते हैं मौर्य साम्राज्य का निर्माता व मौर्य साम्राज्य का निर्माता व प्रतिशोधी शब्द लिख लीजिए, काम है खत्म है। प्रतिशोध चाहने वाला, प्रतिशोध किससे? नंदवंश से, क्योंकि उसे अपनी सभा से अपमानित करके निकाल दिए थे। दूसरी बात, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट है। मौर्य वंश का जब स्थापना हो जाती है नंद वंश के समाप्त होने पे, तो ये कौन राजा बनता है? मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य बनता है। फिर आगे महत्वपूर्ण पात्र है नंद मगध सम्राट रहता है, ठीक है, जिसका नाम क्या रहता है? घनानंद। उसके बाद नंद के बाद राक्षस जो है मगध का अमात्य है, मगध का अमात्य है, ठीक है। फिर अगले नंबर पे हम देख ले रहे हैं वररुचि, जिसे कात्यायन नाम है, ठीक है। तो वररुचि कात्यायन, ये मगध का अमात्य है। कात्यायन ये भी मगध का क्या है? अमात्य, मगध का अमात्य है। अब सक्टार को देखें। सक्टार बहुत बढ़िया पात्र है इसमें, इम्पॉर्टेंट। सक्टार मगध का मंत्री, मगध का क्या रहता है? मंत्री रहता है। और अभी एक और हम देख सकते हैं, यहाँ जगह है आम्भिक। अगले नंबर पे आम्भिक तक्षशिला का राजकुमार रहता है, ठीक है। आम्भिक तक्षशिला का राजकुमार। आम्भिक कहाँ का राजकुमार रहता है? तक्षशिला का, ठीक है। अब हम देखते हैं सिंहहरण। यहाँ देख लें, इसमें तो आएगा नहीं। ऐसा कीजिए कि इसी को आप स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं, इसका रिवीजन भी कर लेते हैं, क्योंकि इसके पात्र भी इम्पॉर्टेंट हैं, इसके कथानक भी, मतलब जो महत्वपूर्ण संवाद है वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसको हम नहीं छोड़ेंगे, तो इसको महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते चलेंगे। इसमें चाणक्य प्रतिशोध व विश्वास की कथा है। इसमें पात्र चाणक्य है, मौर्य साम्राज्य के निर्माता, प्रतिशोधी है। चंद्रगुप्त है, मौर्य सम्राट है। नंद है, मगध का सम्राट है। राक्षस मगध का अमात्य है। वररुच कात्यायन है, मगध का अमात्य है। सक्टार ये टा है,
सक्टार मगध का मंत्री है, आम्भिक तक्षशिला का राजकुमार है। ठीक है, अब हम इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। और भी पात्र देख लेते हैं। तो हम देख चुके थे आम्भिक तक। अब हम देख लेते हैं अगले नंबर पे सिंहरण। सिंहरण और सिंहरण जो है ये मालोगढ़ का कुमार नेता रहता है। मालोगढ़ का कुमार, वह चंद्रगुप्त का सहपाठी है ये। ठीक है, ये पूछा भी जा सकता है, सहपाठी। और बहुत बहुत बहादुर था ये। ठीक है, अगले नंबर पे हम देखते हैं। जब हम विस्तृत देखेंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे आपको। बहुत बहादुर है। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा, जिसे पोरस कहा जाता है। पंजाब वैसे लिखते हैं पर्वतेश्वर। ठीक है, और पर्वतेश्वर का है पंजाब का राजा। क्या नाम है इसका? पोरस के नाम से हम बहुत जानते हैं, पोरस। ठीक है, फिर अगले नंबर पे हम देख रहे हैं, पोरस हो गए, सिकंदर। और सिकंदर ग्रीक विश्व विजेता। ठीक है, फिर आगे हम देख रहे हैं फिलिप्स को। फिलिप्स बहुत ही सारे पात्र बहुत इंपॉर्टेंट है जितना हम देख रहे हैं। फिलिप्स जो सिकंदर का क्षत्रप रहता है। ठीक है, सिकंदर का क्षत्रप। और फिर अगले नंबर पे हम देख रहे हैं मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता रहता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम एनिसा क्रिटीज को देख रहे हैं। ठीक है, एनिसा क्रिटीज रहता है। तो ये एनिसा क्रिटीज का जो समय है, मतलब साथ है, वो है सिकंदर का सहचर है। ठीक है, रहने वाला, सिकंदर का सहचर, साथ हमेशा रहने वाला। ठीक है, आगे नंबर पर हम देखते हैं उसके बाद हम देख लेंगे सिल्यूकस को। ठीक है, सिल्यूकस सिकंदर का सेनापति रहता है। ठीक है, सिकंदर का सेनापति रहता है। अगले नंबर पे हम देखते हैं दंडायन आता नहीं लेकिन पूछ सकता है। एक तपस्वी है जिससे जाके सिल्यूकस भी मिलता है, चाणक्य भी मिलते हैं, चंद्रगुप्त भी मिलते हैं। दंडायन एक तपस्वी। ठीक है, एक तपस्वी। अब देखिए, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और हम इसको एक बार रिवीजन करके फिर आगे बढ़ते हैं। सिंहरण है जो मालोगढ़ का कुमार है, वह चंद्रगुप्त का सहपाठी है। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा है, पोरस के नाम से जिसे हम जानते हैं। सिकंदर ग्रीक का विश्व विजेता है। फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप है। और एनिसा क्रिटीज जो सिकंदर का सहचर है। सिल्यूकस सिकंदर का सेनापति है। दंडायन एक तपस्वी है। स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं और से पात्र महत्वपूर्ण। अभी तो ये पुरुष पात्र थे ना, अब अगले स्त्री पात्र देख रहे हैं। स्त्री पात्र भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थे।
हम देखने जा रहे हैं स्त्री पात्र, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां देखेंगे, ठीक है। तो स्त्री पात्र, ठीक है। और स्त्री पात्र में हम अलका, पहले नंबर पे अलका। अलका तक्षशिला की राजकुमारी है, ठीक है। क्या है? तक्षशिला की राजकुमारी है ये, ठीक है। अलका क्या रहती है? तक्षशिला की राजकुमारी रहती है, यानी आंभिक की बहन है ये, ऐसा भी समझ सकते हैं। ये एक छोटी सी बात कि ये जो है चाणक्य को पसंद करती थी। आगे सुवासिनी, सक्टार की कन्या, सुवासिनी, ठीक है। ये सक्टार की कन्या है, सक्टार की कन्या, सक्टार की कन्या। और सक्टार कौन रहता है? मगध का मंत्री था। फिर अगले नंबर पे हम देखते हैं कल्याणी। कल्याणी जो है मगध की राजकुमारी है, मगध की, जो चंद्रगुप्त को पसंद करती थी, मगध की राजकुमारी, ठीक है। उसके बाद हम अगले नंबर पे देखते हैं, और एक नीला लीला थी, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं। फिर मालविका देखते हैं, और मालविका सिंध देश की राजकुमारी थी, ठीक है। मालविका कहाँ की राजकुमारी थी? सिंध देश की राजकुमारी। अगले नंबर पे हम देख रहे हैं कार्नेलिया, सिल्यूकस की पुत्री, कार्नेलिया। सिल्यूकस की पुत्री, और बाद में इसकी शादी किससे हो जाती है? चंद्रगुप्त से। और अगले नंबर पे हम देख लेते हैं एलिस को। एलिस एक पात्र है जो कार्नेलिया की पत्नी है, ठीक है। ओ कार्नेलिया की सहेली है, ठीक है। कार्नेलिया की सहेली है। तो हम देख रहे थे अभी तक स्त्री पात्र महत्वपूर्ण, अलका तक्षशिला की राजकुमारी है, सुवासिनी सक्टार की कन्या है, कल्याणी मगध की राजकुमारी है, मालविका सिंध देश की राजकुमारी है, कार्नेलिया सिल्यूकस की पुत्री, एलिस कार्नेलिया की सहेली है, ठीक है। अब हम आगे देखने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां, ठीक है। जो भी है कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं, 6-7, बहुत तो संभव नहीं है। आगे देखते हैं कथन, ठीक है। तो पहला, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है, ठीक है। जो होता जा रहा है, ये बात कार्नेलिया कह रही है चंद्रगुप्त से, ठीक है। कार्नेलिया कह रही है, किससे कह रही है? चंद्रगुप्त से। फिर अगले नंबर पे हम देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी। यदि प्रेम ही
जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी। ठीक है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी। और ये बात कार्नेलिया जो है किससे कहती है बात? चंद्रगुप्त से। ये भी देख लीजिए। और ये कार्नेलिया किससे कह रही है? ये कह रही है सुवासिनी से। ठीक है, और ये सब सुपर मोस्ट पंक्तियां हैं। और तीसरे नंबर पे हम देख रहे हैं, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। ठीक है, महत्वाकांक्षा का मोती सीपी में रहता है, पलता है की बात। और ये पंक्ति चाणक्य की है। ठीक है, अब आगे अगले नंबर पे देख लेते हैं। और ये बात, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, ये कार्नेलिया गाती है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ मिल अनजान क्षितिज पर, ऐसे पंक्ति चलती है। फिर एक और है सुपर मोस्ट, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। ठीक है, प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये सामवेद गायन है। कैसा गायन है? सामवेद, सभी मिल के गाते हैं। हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। ठीक है, ये समवेत गायन होता है। और एक चाणक्य की 2 पंक्तियां लिखते हैं। ठीक है, तब मजा आएगा। इसको भी 3 और एक चौथा, एक यहीं पे लिख लेते हैं। अच्छा, 1 2 3, गजब, लिखने के लिए नंबरिंग भी नहीं हो पाई थी। तो एक है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। ठीक है, ये दोनों जो किसके हैं? चाणक्य के, चाणक्य के, ये दोनों। ठीक है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, ये कौन कह रहा है? चाणक्य कह रहा है। महत्वाकांक्षा का मोदी निष्ठुरता के सीपी में पलता है, पलता है, रहता है, रहता है कर लीजिए, रहता, क्योंकि जो शब्द है वही ठीक, रहता है। तो ये बात चाणक्य कह रहा है। ठीक है, ये इसके महत्वपूर्ण पंक्तियां हो गई हैं तो बहुत, लेकिन ये जो कई बार पूछी जा चुकी हैं उन्हीं का हम वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर अगला हम नाटक देख रहे हैं स्कंदगुप्त। मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है, कौन कह रहा है? कार्नेलिया चंद्रगुप्त से कह रही है। कार्नेलिया किससे कह रही है? चंद्रगुप्त से। फिर यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी, ये बात कौन कह रहा है? कार्नेलिया कह रही है सुहासिनी से। ठीक है, ये इसका है, मतलब ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है ये वाला। ठीक है, ये कार्नेलिया सुहासिनी से, और ये जो है नीचे की तरफ, तो ये दोनों इनकी है। अब महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, चाणक्य कह रहे हैं। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, चाणक्य कह रहे हैं। चाणक्य की बात ही अलग होती है। अरुण या मधुमय देश हमारा, कार्नेलिया गा रही है। हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, समुज्ज्वला स्वतंत्रता
कैसे मैं थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आगे पंक्ति चलती है, समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती हैं, और इसमें बिल्कुल तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। फिर आइए हम आगे बढ़ते हैं और अगला नाटक देखते हैं प्रसाद का स्कंद गुप्त। ठीक है, कौन सा नाटक हम देख रहे हैं अगला? स्कंद गुप्त। स्क्रीनशॉट कीजिए। हो गया? तो अगला नाटक हम देख रहे हैं स्कंद गुप्त। ठीक है, स्कंद गुप्त। और ये कब आया? 1928 में। ये ऐतिहासिक श्रेणी का नाटक है। ठीक है, ऐतिहासिक श्रेणी। और एक बात कि इसमें कुल अंक बराबर 5 और कुल दृश्य बराबर 33। ठीक है, कुल दृश्य कितने हैं? 33। कुल अंक 5 हैं, कुल दृश्य 33 हैं। ठीक है, श्रेणी ऐतिहासिक है। हम बात कर रहे हैं स्कंद गुप्त नाटक का। किसका नाटक है? प्रसाद का है। अब एक बात ये देखिए इसमें कि यह गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य स्कंद गुप्त। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो सिंपल लिखिए कि गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट स्कंद गुप्त। इसमें स्कंद गुप्त की कथा मिलती है। ठीक है, तो स्कंद गुप्त की कथा के जीवन पर पूरा आधारित है। तो यह प्रसिद्ध सम्राट, यह गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट स्कंद गुप्त के जीवन पर आधारित। एक बात तो ये मोस्ट हो गई। एक यहाँ लिखिए कि इतिहास व कल्पना का अद्भुत समन्वय है इसमें। ठीक है, इतिहास और कल्पना का अद्भुत समन्वय इसमें मिलता है। ठीक है, कुल अंक 5, कुल दृश्य 33, इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय। ठीक है, और समन्वय के साथ समन्वय व मौलिकता का परिचय भी लिख लीजिए इसी में। वह मौलिकता का परिचय। ठीक है, इतिहास कल्पना का अद्भुत समन्वय, मौलिकता का परिचय। इसमें ऐसा नहीं कि मतलब सब बहुत अच्छी मौलिकता का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब हम एक बात समझने जा रहे हैं कि यह उपन्यास ना गुप्त साम्राज्य के वैभव और समृद्धि के साथ, यह नाटक गुप्त साम्राज्य के वैभव व समृद्धि के साथ, यह नाटक गुप्त साम्राज्य के वैभव व समृद्धि के साथ ही पारिवारिक कलह, आंतरिक संघर्ष के साथ ही, ठीक है, पारिवारिक कलह, आंतरिक संघर्ष और विदेशी आक्रमण
आंतरिक संघर्ष व विदेशी आक्रमण। ठीक है, ये कहानी का मैं सार लिख रहा हूँ। विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमणों, ठीक है, विदेशी आक्रमणों का दौर शुरू हो गया, का दौर शुरू हो गया। के साथ ही पारिवारिक कला, आंतरिक संघर्ष, विदेशी का दौर शुरू हो गया। ठीक है, और क्या होता है जब ये ऐसा होने लगता है, दौर शुरू हो जाता है, तो स्कंदगुप्त की कथा वस्तु इसी चुनौती पर, स्कंदगुप्त की कथा वस्तु इसी, स्कंदगुप्त की कथा वस्तु इसी चुनौती पर पूर्ण ऐतिहासिक कालखंड पर आधारित है। चुनौती पर वस्तु इसी चुनौती पर, इसी चुनौती पर पूर्ण ऐतिहासिक कालखंड पर आधारित है। पूर्ण ऐतिहासिक कालखंड पर आधारित है। एक बात आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ एक बात लिखी, ऐतिहासिक श्रेणी लिखा और इसमें लिखा इतिहास और कल्पना का अद्भुत समन्वय। मतलब बहुत सारी बातें ना इसमें इतिहास से मिलती हैं, ऐतिहासिक हैं, इसलिए इसको इतिहास और कला का मतलब कल्पना का अद्भुत समन्वय। ऐतिहासिक है बहुत सारी बातें, बहुत सारी काल्पनिक हैं, जैसे पद्मावत में मिलता है उसी तरह ऐतिहासिक बातें बहुत सारी। तो इसमें इतिहास ये बात पढ़ लेंगे आपको अपने आप समझ में आएगा। इसकी कथा वस्तु इतनी ही है। यह नाटक गुप्त साम्राज्य के वैभव और समृद्धि के साथ ही पारिवारिक कलह, आंतरिक संघर्ष और विदेशी आक्रमणों का दौर शुरू हो गया। स्कंदगुप्त की कथा वस्तु इसी चुनौती पर पूर्ण ऐतिहासिक कालखंड पर आधारित है। मतलब पूर्ण ऐतिहासिक कालखंड की बात, ये मतलब ये घटना ऐतिहासिक कालखंड की है, इसी पर आधारित है। अब इसमें जो बात बनाई गई उसमें अपने कल्पना के हिसाब से कुछ कहानियां गढ़ी गई होंगी। तो ये गढ़ी गई होंगी या गढ़ी गई थी, ये बात समझ ली, गढ़ी गई हैं। तो अब ये हो गई इसके कथा वस्तु संबंधित महत्वपूर्ण बात। ठीक है, अब एक बात, ये जो इस पेज पे नहीं आएगी इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम अगले पेज पे बहुत बढ़िया बात लिखते हैं। इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं कि स्कंदगुप्त 1928 में आया, ऐतिहासिक श्रेणी का नाटक है, कुल अंक 5 हैं, कुल दृश्य 33 हैं। इतिहास और कल्पना का अद्भुत समन्वय व मौलिकता का परिचय है। गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन पर आधारित है। यह नाटक गुप्त साम्राज्य के वैभव और समृद्धि के साथ ही पारिवारिक कलह व आंतरिक संघर्ष और विदेशी आक्रमणों का दौर शुरू हो गया। स्कंदगुप्त की कथा वस्तु इसी चुनौती पर पूर्ण ऐतिहासिक कालखंड पर आधारित है। ठीक है, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं कि स्कंदगुप्त इसी दृष्टि से भी, स्कंदगुप्त मतलब स्कंदगुप्त नाटक, ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक इस दृष्टि से भी प्रसाद का श्रेष्ठ नाटक है। श्रेष्ठ नाटक है, श्रेष्ठ नाटक है कि इसमें भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य शैली,
सुपर मोस्ट में है ये कि इसमें भारतीय व पाश्चात्य नाट्य शैली नाट्य शैलियों का सामंजस्य, ठीक है, सर्वाधिक हो सका है। अरे सामंजस्य सर्वाधिक हो सका है, ठीक है। वैसे भी इनका मंचीय नाटक लिखने का बिलीव नहीं करते थे ये, मंचीय नाटक लिखने में, तो हो सका है। अब हम आगे देखते हैं इसके महत्वपूर्ण पात्र या फिर अंक देख लें। चलो विषय देख लेते हैं पहले, विषय व अंक हेडिंग, ठीक है। पहला प्रथम अंक, तो प्रथम अंक में क्या है, उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंधावर। उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंधावर, ठीक है। उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंधावर दूसरे नंबर पे। द्वितीय अंक, इसमें क्या है, इसमें है मालव में क्षिप्रा तट कुंज। मालव में क्षिप्रा तट कुंज। तीसरे नंबर पे कौन है, तृतीय अंक, इसमें ओहो, द्वितीय में मालव में शिप्रा तट कुंज हो गया, तृतीय में शिप्रा तट है, बहुत अंतर नहीं है, ठीक है। शिप्रा तट। अगले चौथे नंबर पे चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक में क्या है, चतुर्थ अंक में है विजया और अनंत देवी। विजया व अनंत देवी, ठीक है। अच्छा, यहाँ अंक लिखे थे, पता नहीं तो लिख ही लीजिए। कुल अंक बराबर 4, ठीक है। कितने अंक हैं कुल, 4। स्कंदगुप्त स्क्रीनशॉट कीजिए और मैं इसको रिवीजन करके आगे बढ़ता हूँ। स्कंदगुप्त नाटक इस दृष्टि से भी प्रसाद का श्रेष्ठ नाटक है कि इसमें भारतीय व पाश्चात्य नाट्य शैलियों का सामंजस्य सर्वाधिक हो सका है। विषय व अंक क्या है, प्रथम अंक में उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंदावर है, द्वितीय अंक में मालव में शिप्रा तटकुंज है, तृतीय अंक में शिप्रा तट है, चतुर्थ अंक में विजया व अनंत देवी का वर्णन है। फिर हम आगे देख रहे हैं इनके पात्र, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं इनका पात्र।
पात्र बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। पात्र, कथानक, विषय वस्तु। विषय वस्तु में तो सबसे बड़ी दो बातें, एक तो कल्पना और इतिहास का अद्भुत सामंजस्य, और दूसरा इसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये याद करने की है कि इसमें भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य शैली का भी अद्भुत सामंजस्य है। ठीक है, और अगले नंबर पे हम देख रहे हैं इसका पात्र। ठीक है, पात्र भी इसके सुपर मोस्ट हैं सारे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, देखो स्कंदगुप्त के बारे में बहुत बातें नहीं याद करें, हमें बस इतना याद रखना है कि यह नायक है, स्वाभिमानी है, नीतिज्ञ है, देश प्रेमी है, वह स्त्रियों का सम्मान करने वाला है। नायक है, ठीक है, स्वाभिमानी है, नायक है, स्वाभिमानी है, देश प्रेमी, नीतिज्ञ, ठीक है, स्त्री का सम्मान करने वाला। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त मगध का सम्राट है। ठीक है, कुमारगुप्त इस समय क्या है, मगध का सम्राट है। उसके बाद अगले नंबर पे हम देख रहे हैं गोविंद गुप्त, ये कुमारगुप्त का भाई है। ठीक है, गोविंद गुप्त कुमारगुप्त का भाई है। उसके बाद हम अगले नंबर पे देख रहे हैं, और अगले नंबर पे पर्णदत्त है। पर्णदत्त मगध का महानायक है। ठीक है, पर्णदत्त कौन है, मगध का महानायक। पर्णदत्त मगध का क्या है, महानायक है। फिर हम अगले नंबर पे देख रहे हैं, अगले नंबर पे हम देखते हैं चक्रपालित को, और चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र है। ठीक है, चक्रपालित, पात्र बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र है। उसके बाद अगले नंबर पे बंधुवर्मा, वीरमालों का राजा है। ठीक है, बंधुवर्मा वीरमालों का राजा। ठीक है ना, इतना लिखिए। उसके बाद हम आगे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पात्र, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पात्र हैं। तो अगला हम पात्र हो गया, इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम देखते हैं। हम इसका एक बार वो भी देख लेते हैं, रिवीजन भी, कि स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त जो है नायक है, स्वाभिमानी है, देश प्रेमी है, नीतिज्ञ है, स्त्री का सम्मान करने वाला है। कुमारगुप्त मगध का सम्राट है, गोविंद गुप्त कुमारगुप्त का भाई है, और पर्णदत्त मगध का महानायक है। चक्रपालित पर्णदत्त का जो है पुत्र है, चक्रपालित। और बंधुवर्मा वीरमालों का राजा है। ठीक है, फिर आगे हम और पात्र देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पात्र हैं ये सब। तो आगे हम देखते हैं भीम वर्मा को, बंधुवर्मा का भाई है। ठीक है, भीम वर्मा, ये कौन है, बंधुवर्मा का भाई। ठीक है, फिर अगले नंबर पे देखते हैं 8 नंबर पे, वो है मात्रगुप्त कालिदास का काव्यकर्ता, मतलब मात्रगुप्त किसका नाम रहता है, कालिदास, ऐसे लिख लीजिए।
कालिदास। अगले नंबर पे प्रपंच बुद्धि बौद्ध का पालिक है, ठीक है। प्रपंच बुद्धि, प्रपंच बुद्धि जो है बौद्ध का पालिक है, ठीक है ना। प्रपंच बुद्धि कौन है? बौद्ध का पालिक है। उसके बाद हम देखते हैं अगले नंबर पे, और सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति, ठीक है। सर्वनाग, सर्वनाग अंतर्वेद का, सर्वनाग जो क्या है वो अंतर्वेद का विषयपति है, ठीक है। विषयपति। उसके बाद हम देखते हैं 11 नंबर, इसमें धातुसेन, और धातुसेन जो है वो, धातुसेन जो रहता है इसमें वो रहता है कुमार दास के रूप में सिंघल का राजकुमार, ठीक है। कुमार दास के रूप में सिंघल का राजकुमार। और अगले नंबर पे हम देख लेते हैं देखो, एक रहता है भट्टार्क, ठीक है। तो जो भट्टार्क रहता है, भट्टार्क वो नवीन महाबलाधिकृत रहता है, ठीक है। नवीन महाबलाधिकृत, नवीन महाबलाधिकृत रहता है। ये पात्र देखिए, और इसको हम स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे और पात्र देखते हैं। भीम वर्मा बंधु वर्मा का भाई है। मातृगुप्त कालिदास का नाम है। प्रपंच बुद्धि बौद्ध का पालिक है। सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति है। धातुसेन, धातुसेन कौन है? कुमार दास का के रूप में सिंघल का राजकुमार है। भट्टार्क नवीन महाबलाधिकृत है, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं मुदगल को, ठीक है। एक पात्र रहता है इसमें मुदगल। और मुदगल जो है विदूषक रहता है। विदूषक मतलब होता है हंसाने वाला, जोकर। तो क्या रहता है? विदूषक। उसके बाद अगला एक पात्र हम देख सकते हैं, वो है देवकी। और देवकी जो है कुमारगुप्त की बड़ी रानी, कुमारगुप्त की बड़ी रानी व स्कंदगुप्त की माता, ठीक है। देवकी कुमारगुप्त की बड़ी रानी व स्कंदगुप्त की माता रहती है। अब अगले नंबर पे हम देखते हैं अनंत देवी, ठीक है। अनंत देवी। और अनंत देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी है, पुरगुप्त की माता है, ठीक है। कुमारगुप्त की छोटी रानी व पुरगुप्त की माता, ठीक है ना। अगले नंबर पे हम देख लेते हैं
जयमाला, जयमाला कौन रहता है? बंधु वर्मा की पत्नी रहती है जयमाला, बंधु वर्मा की पत्नी। ठीक है, आगे आगे हम देखते हैं देवसेना को। देवसेना जो है बंधु वर्मा की बहन रहती है। ठीक है, बहन, बंधु वर्मा की बहन। अब हम देखते हैं विजया, विजया, और ये जो है विजया जो है मालो के धन कुबेर की कन्या रहती है। ठीक है, मालो के धन कुबेर की कन्या। इतने पात्र इसलिए लिखवा रहे हैं कि सब इम्पॉर्टेंट है। मालो के धन कुबेर की कन्या, स्क्रीनशॉट कीजिए, तब तक हम मार्कर फिल कर लेते हैं। एक तो ये कि इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, और मुदगल विदूषक है। ठीक है, देवकी कुमार गुप्त, देवकी कुमार गुप्त की बड़ी रानी व स्कंद गुप्त की माता है, और अनंत देवी कुमार गुप्त की छोटी रानी है, पुरगुप्त की माता है, मतलब सौतेला भाई है पुरगुप्त किसका? स्कंद गुप्त का। उसके बाद जयमाला बंधु वर्मा की पत्नी है, और देवसेना की जयमाला बंधु वर्मा की पत्नी है, देवसेना बंधु वर्मा की बहन है, विजया माधव के धन कुबेर की कन्या है। ठीक है, अब हम आगे कुछ और पात्र देखते हैं। ठीक है, विजया तक हो गया है। ठीक है, तो अगले नंबर पे हम देखते हैं कमला, भट्टार की माता। कमला किसकी माता है? भट्टार की माता रहती है। कमला किसकी माता है? भट्टार की। फिर अगले नंबर पे हम देखते हैं रामा। रामा सर्वनाग की जो है, रामा किस क्या रहती है? सर्वनाग की पत्नी। ठीक है, सर्वनाग की पत्नी। उसके बाद हम अगले देखते हैं 22 नंबर पे मालिनी। मालिनी जो है मातृगुप्त की प्रणयनी। ठीक है, मालिनी, मालिनी मातृगुप्त की प्रणयनी। और मातृगुप्त कौन रहता है? अभी हम जस्ट चर्चा कर चुके थे। तो आगे हम देख रहे हैं कालिदास रहता है ना, तो मालिनी मातृगुप्त की प्रणयनी, ये हो गए महत्वपूर्ण पात्र। ठीक है, ये क्या हो गए? महत्वपूर्ण पात्र। अब हम आगे कुछ महत्वपूर्ण इसके कथन देखेंगे, जैसे आह वेदना मिली विदाई। कथन, कथन में पहले नंबर पे देखिए, आह वेदना मिली विदाई किसकी पंक्ति है? ये जो है देवसेना कहती है। ठीक है, आह वेदना मिली विदाई किसकी पंक्ति है? देवसेना की। अगले नंबर पे हम देखेंगे कि अधिकार का सुख कितना मादक एवं सारहीन होता है। अधिकार का सुख कितना मादक व सारहीन होता है। वैसे तो प्राय यह पूछा जाता है किस जो है उससे है, क्या कहते हैं? नाटक से।
लेकिन हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि स्कंदगुप्त का कथन है ये, ठीक है। स्कंदगुप्त नाटक में किसका कथन है? स्कंदगुप्त का, ठीक है। और ये दो अंडरलाइन करिए, फिर हम मतलब स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। कमला भट्टार की माता है, रामा सर्वनाग की पत्नी है, मालिनी मातृगुप्त की प्रणयनी है, आह वेदना मिली विदाई कौन कह रहा है? देवसेना कह रही है। अधिकार सुख कितना मादक व सारहीन होता है, स्कंदगुप्त कह रहा है, ठीक है। कथन में आगे भी हम देखेंगे। तो आगे हम देख रहे हैं, अगली पंक्ति में दो देख चुके हैं, तीसरा कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है, मातृगुप्त कह रहा है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है, कौन कह रहा है? मातृगुप्त। मातृगुप्त माने कालिदास, ठीक है। अगले नंबर पे हम देख रहे हैं पवित्रता की माप है मलिनता। पवित्रता की माप है मलिनता, माप है मलिनता। सुख का आलोचक है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, ठीक है। सुख का आलोचक है दुख। और आगे है कि पुण्य की कसौटी है पाप। पुण्य की कसौटी है पाप, पुण्य की कसौटी है पाप। ये बात कौन कह रहा है? देवसेना, ठीक है। देवसेना कह रही है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है, मातृगुप्त। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, कौन कह रहा है? देवसेना कह रही है, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों का दलाल है। अगला, आवश्यकता ही, ये बात जानते कौन कर? विजय कह रही है, आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों का दलाल है। आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों का दलाल है। ये बात कौन कह रही है? विजया। इसकी पंक्तियां इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। आगे फिर हम देखते हैं अगले नंबर पे। मैं क्रोध से गरजते हुए सिंह की पूंछ उखाड़ सकता हूं। मैं क्रोध से गरजते हुए सिंह की पूंछ उखाड़ सकता हूँ। उखाड़ सकता हूँ। मैं क्रोध से गरजते हुए सिंह की पूंछ उखाड़ सकता हूँ, परंतु सिंह वाहिनी
तुम्हें देखकर मेरे देवता कूच कर जाते हैं। परंतु सिंह वाहिनी तुम्हें देखकर मेरे देवता कूच कर जाते हैं। ठीक है, ये पंक्ति है सर्वनाग की, सर्वनाग का कथन है। ठीक है, सर्वनाग। तो सर्वनाग का क्या कथन है कि मैं क्रोध से गरजते हुए सिंह की पूंछ उखाड़ सकता हूं, परंतु सिंह वाहिनी तुम्हें देखकर मेरे देवता कूच कर जाते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे थे अभी तक स्कंदगुप्त 1928 में आया उपन्यास कविता करणानंद पुण्य का फल है, यह मात्र गुप्त ने कहा। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, ये देवसेना ने कहा है। ठीक है, आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों का दलाल है, विजय ने कहा। मैं क्रोध से गरजते हुए सिंह की पूंछ उखाड़ सकता हूँ, परंतु सिंह वाहिनी तुम्हें देखकर मेरे देवता कूच कर जाते हैं। ये अभी तक हम देख रहे थे स्कंदगुप्त। आगे हम देखेंगे ध्रुव स्वामिनी 1933 में आई, 3 अंक हैं और प्रत्येक अंक में एक दृश्य है। ठीक है, 3 अंक 3 दृश्य। तो आगे हम देखते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं ध्रुव स्वामिनी। ये नाटक आया 1933 में। इसमें कुल अंक बराबर 3, कुल दृश्य बराबर 3। ठीक है, कुल अंक भी इसमें 3 है, कुल दृश्य भी 3 है। ठीक है, ये भी श्रेणी कौन सी है इसकी, तो इसकी श्रेणी भी कौन सी, ऐतिहासिक है। कौन सी श्रेणी है, ऐतिहासिक नाटक है? मतलब इतिहास से इसमें भी संदर्भ लिए गए हैं। अब एक बात ये कि ये विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्त नाटक पर आधारित है। ठीक है, विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्त नाटक पर आधारित है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ध्रुव स्वामिनी जो 1933 में आया, कुल अंक 3 है, कुल दृश्य 3 है, ऐतिहासिक नाटक है, विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्त नाटक पर आधारित है। प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ। ठीक है, और एक बात सुपर मोस्ट ये, क्योंकि इनका नाटक रंगमंचीय दृष्टि पर नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो इसके बारे में लिखिए कि ध्रुव प्रसाद का यह नाटक रंगमंचीय विधान की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। प्रसाद का यह नाटक रंगमंची, अभी पूछ ले रंगमंची विधान से सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा है, ध्रुव स्वामिनी। तो प्रसाद का यह नाटक रंगमंची विधान से सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, एक बात ये सुपर मोस्ट बात है। उसके बाद हम एक बात जो इसके बारे में ये जानना चाहते हैं कि इसमें कथानक का केंद्र बिंदु, कथानक का केंद्र बिंदु क्या है, गुप्त काल का साम्राज्य। ठीक है, गुप्त काल का
साम्राज्य। इसमें गुप्त काल का साम्राज्य है। इसके बाद इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि देश काल परिवेश के शर्तों पर यह नाटक सफल रहा है। और इसमें अब एक और सुपर मोस्ट बात जोड़िए, ठीक है, वो ये कि ध्रुव स्वामिनी नाटक से ध्रुव स्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। इसमें अनमेल विवाह, तलाक, यौम, इसमें अनमेल विवाह, तलाक, यौम, पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। इसमें 3 समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण। एक क्या? अनमेल विवाह। अनमेल विवाह क्या है, मैं इसकी चर्चा बता दूं थोड़ा सा। रामगुप्त, जिसकी शादी ध्रुव स्वामिनी से होती, कायर और हमेशा विलासी प्रवृत्ति का, और वो लेकिन प्रेम चंद्रगुप्त से करती थी, चंद्रगुप्त उससे प्रेम करते थे। तो बाद में इस पर हमला होता है और जो इसमें सकराज रहता है वो कहता है कि हमें जो है ध्रुव स्वामिनी को भेज दो हमारे पास, नहीं तो हम हमला कर दें। अब कुमारगुप्त जो है तैयार हो जाता है भेजने के लिए। यही बात चंद्रगुप्त को भी बुरी लगती है, ध्रुव स्वामिनी को भी बुरी लगती है। फिर ये दोनों भेजने के बहाने से जाते हैं स्त्री बन के और उस सकराज पर हमला करके मार देते हैं। वहाँ पे राज्य जो है अपना स्थापित कर लेते हैं और यहाँ इनसे तलाक लेके मार भी देते हैं इनको। तो मतलब लेकिन ये विवाह अनमेल रहता ध्रुव स्वामिनी के हिसाब से, तो इसमें तलाक हो जाता है और उसके बाद पुनर्विवाह चंद्रगुप्त से कर लेती है। इस तरह से इसका कथानक है, यही है, ठीक है। तो इसमें को उठाया गया है और इसके बारे में जानने की यही ज़रूरत है। फिलहाल अभी फर्स्ट डिवीजन में इतना ही इस कहानी का, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे इसके पात्र। तो अगला हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट कीजिए, विशाख रिवीजन कर ले। ध्रुव स्वामिनी 1933 में है, कुल अंक 3 है, कुल दृश्य 3 है और प्रत्येक अंक में एक दृश्य है। ऐतिहासिक नाटक है, विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्त नाटक पर आधारित है। प्रसाद का यह नाटक रंगमंची विधान से सर्वश्रेष्ठ है। कथानक का केंद्र बिंदु गुप्त काल का साम्राज्य। ध्रुव स्वामिनी के नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। इसमें अनमेल विवाह, तलाक, यौम, पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ध्रुव स्वामिनी बिल्कुल योद्धा जैसी नायिका है इसमें, वैसे ये नायिका प्रधान ही नाटक है। तो आगे हम देख रहे हैं इसके पात्र, ठीक है। इसमें पात्र में, ठीक है, एक तो है रामगुप्त। पात्र में कौन है? रामगुप्त। रामगुप्त देवसेना का पति है। अब इसके बारे में नहीं लिख रहे, से बताते जा रहे हैं कि रामगुप्त देवसेना का पति है, ठीक है। गुप्त वंश का एक कायर शासक है और जो है
समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम देखते हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की जो खासियत है वो ये है कि यह नाटक का मुख्य नायक है, पात्र है, समुद्रगुप्त का छोटा भाई है, एक वीर त्यागशील पुरुष है, ध्रुव स्वामिनी से प्रेम करता है। अगले नंबर पे ध्रुव स्वामिनी, और ध्रुव स्वामिनी ये जो पात्र है ये नाटक की मुख्य नायिका पात्र है और शक की कन्या है। ठीक है, जिसे समुद्रगुप्त शकों पर विजय करने के पश्चात मगध अपने पुत्र के वधू के रूप में लाए थे। ध्रुव स्वामिनी आत्मविश्वासी तथा वीर स्त्री है तथा चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। शक, इसके आगे लिखी लो ने कंफ्यूजन हो जाए, शक पुत्री और किसकी, रामगुप्त की पत्नी और चंद्रगुप्त से प्रेम, चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। चंद्रगुप्त भी इससे प्रेम करता है। रामगुप्त की पत्नी है, लेकिन ये क्या है, कायर है। कायर देवसेना का ध्रुव स्वामिनी का पति है। ठीक है, और अगले नंबर पे हम देख लेते हैं एक हो गया मंदाकिनी। मंदाकिनी जो है वो चंद्रगुप्त की बहन है, समुद्रगुप्त की पुत्री है, वीर व साहसी है। ठीक है, मतलब चंद्रगुप्त की, लिखी लो ने कंफ्यूज हो जाओगे, चंद्रगुप्त की बहन। आगे हम देखते हैं, चंद्रगुप्त की बहन हो गई। उसके बाद हम देखेंगे कोमा। ठीक है, कोमा, कोमा सकराज की पत्नी, ये सकराज से प्रेम करती है। ठीक है, सकराज से प्रेम करती है। आगे इसमें महत्वपूर्ण पात्र में सकराज खुद है, और सकराज खलनायक है, और ये क्या है, एक तो ये जान लीजिए खलनायक है, जो ये कहता है कि हमारे पास इनको भेज दो, ध्रुव स्वामिनी को। फिर अगले नंबर पे हम देख रहे हैं शिखर स्वामी। शिखर स्वामी, और शिखर स्वामी कौन रहता है, गुप्त कुल का मंत्री रहता है ये। गुप्त कुल का मंत्री। ठीक है, शिखर स्वामी कौन रहता है, गुप्त कुल का मंत्री रहता है। रामगुप्त कायर है और ध्रुव स्वामिनी का पति है। चंद्रगुप्त जो है बहुत त्यागी संघर्षशील योद्धा है और ध्रुव स्वामिनी से प्रेम करता है। ध्रुव स्वामिनी शक की पुत्री है, रामगुप्त की पत्नी है, चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। मंदाकिनी चंद्रगुप्त की बहन है। ठीक है, और सकराज, कोमा सकराज से प्रेम करती है, सकराज खलनायक है, और शिखर स्वामी गुप्त कुल का मंत्री है। फिर आगे हम देख रहे हैं इसके बारे में, और एक दो पात्र देख ही लेते हैं। एक मिहिरदेव है, यहाँ देख लेते हैं 7 8। मिहिरदेव बहुत ज्योतिषी जानकार रहता है ये मिहिरदेव, कोमा का पिता। कोमा कौन है, सकराज की पत्नी और प्रेमिका रहती है। और कोमा हो गया। ठीक है, बस, और वो इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। और कुबड़ा, बौना है, ये एक हिजड़ा, 3 पात्र ये अन्य में रहते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि एक पात्र किसमें, तो इसमें अन्य में लिखो कुबड़ा, कुबड़ा, बौना, हिजड़ा। कुबड़ा, बौना, तीनों में कन्फ्यूजन हो जाता है किसमें थे, स्कंदगुप्त में थे कि ध्रुव स्वामिनी। तो कुबड़ा, बौना, हिजड़ा जो आके बात करते हैं किससे, ध्रुव स्वामिनी से। तो ये हो गए इसके पात्र।
ठीक है। और इसमें जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उसे हम देख लेते हैं एक दो ठी। तो आप स्क्रीनशॉट कीजिए और फिर हम देखते हैं आगे पंक्तियां। तो हम देख रहे हैं कथन। इसमें नंबर 1 पे हम देख लेते हैं कि कितना अनुभूतपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। कितना अनुभूतपूर्ण था, अनुभूतपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। कौन कह रहे हैं? ध्रुव स्वामिनी का कथन है। ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। कितना अनुभूतपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। कौन कह रहा है? ये ध्रुव स्वामिनी कह रही है। आगे हम कह रहे हैं कि यौवन तेरी चंचल छाया, बहुत पूछा जाता है। यौवन तेरी चंचल छाया। यौवन तेरी चंचल छाया गीत है ये, ठीक है। क्या है? कोमा गाती है, गीत। यौवन तेरी चंचल छाया कोमा का गीत है। और एक और लिख लेते हैं, ओ, ठीक है। यौवन तेरी चंचल छाया। आगे हम एक और पंक्ति बढ़िया लिख देते हैं कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। सौभाग्य एवं दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं, ठीक है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। ये कौन कह रहा है? सकराज कह रहा है, ठीक है। बस इतना ही 3 इसमें लिख लीजिए। बाकी हम कथान की चर्चा कर चुके हैं। तो हम अगला उपन्यास और नाटक देखने जा रहे हैं, अंधा युग, ठीक है। स्क्रीनशॉट कीजिए। कितना अनुभूतपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, ध्रुव स्वामिनी। यौवन तेरी चंचल छाया कोमा गीत, गीत है ये। और सौभाग्य एवं दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। तो हम अगला नाटक देखने जा रहे हैं, अंधा युग। अंधा युग मुख्यतः महाभारत की कथा वस्तु पर आधारित है, जैसा कि आप जानते हैं। ऐसा करते हैं कि वीडियो चूंकि बहुत लंबी हो जा रही है तो इसको अगले पार्ट में लेते हैं और हम अगले पार्ट में बाकी बचे नाटक को देख लेते हैं। तो अगले हम वीडियो में लेकर आएंगे बाकी बचे हुए नाटक, जिसमें सबसे पहला नाटक हम लेंगे अंधा युग, जो धर्मवीर भारती का है, ठीक है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में जल्द ही, कल।